हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2 दिन की क्लास इस वजह से नहीं हो पाई कि थोड़ा सा पोस्ट कोविड एक्सर्शन की वजह से थोड़ा सा मुझे हल्का हल्का 99.4 तक फीवर रह रहा था। तो मैंने सोचा कि 2 दिन क्या करते हैं, आराम कर लेते हैं। तो इसी वजह से 2 दिन की क्लास नहीं डाली है। अब कोशिश करूँगा कि इस बीच ठीक महसूस कर रहा हूँ तो मैं आने वाले समय में एक दिन में 2 वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, अभी तक हम लोग नॉर्मल। एक बात मैं और आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे लोग जो है, आपको टीचर की, ऑथेंटिक टीचर की ज़रूरत होती है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी की जगह पे, तो आप फैक्ट के लिए या यूट्यूब में आप नॉर्मली ऐसे सब्सक्राइब कर दें या कोई फैक्चुअल टीचर ले लें, व्यूज़ बढ़ा दें, कोई मतलब नहीं है। आप उन्हीं टीचर से पढ़िए। यूट्यूब में और भी लोग अच्छा पढ़ाने वाले हैं, मैं आपको खुद भी सजेस्ट कर दूंगा, आप उनसे पढ़िए, मगर ऐसे फैक्चुअल टीचर से मत पढ़िए जिससे जो है आपको कोई फ़ायदा ना हो या कोई एडवांटेज ना हो। किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो अगर आपको फिजिकल या कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ती है, तो क्या आप बाबा रामदेव के पास जाएंगे या क्या कहते हैं किसी एमबीबीएस एमडी के पास जाएंगे या एमएस के पास जाएंगे। एमबीबीएस एमडी के पास भले ही कोई फॉलोवर ना हो, मगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट है। बाबा रामदेव के 3 मिलियन 4 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे या फॉलोवर होंगे, पर आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं कि आजकल वो क्या बोल रहे हैं, जिसका कोई भी आधार नहीं है। तो अगर आपको मेंस लिखना है, यूपीएससी प्री निकालना है, मेंस लिखना है, या आगे भी कोई छोटे मोटे एग्जाम भी, आपको कोई भी एग्जाम देना है लेखपाल वगैरह का, तो अगर आप ज़्यादा पढ़कर तैयार रहेंगे तो आने वाले समय में आप अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने सपनों को आप बड़ा कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तभी आप बड़ा करते हैं। ये तो चलिए, अभी तक हमने मानसून के बारे में पढ़ा, और मानसून का भारत में आगमन किस प्रकार होता है, ठीक है, कौन सी डेट होती है, ठीक है, 1 जून को महेंद्रगिरी पर टकराता है, 2 शाखाओं में बढ़ता है, ये सब आपको पता है। एक बे ऑफ बंगाल और एक क्या है आपका अरेबियन सी का, ये हमने देख लिया। और किस प्रकार से टोपोग्राफिक या स्थलाकृतियों की वजह से या पहाड़ों के बनने की वजह से वो जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की अलग अलग मात्रा में वर्षा कराते हैं। अभी तक हमने इतना समझा है। और किस प्रकार प्री मानसून को जो है बंगाल में काल वैशाखी, और जो है आपके असम में बोडोसिला, और इधर जो है आपको केरला में उसे क्या कहते हैं, आपको एक रिमाइंड करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, केरला में उसे क्या कहते हैं कि कॉफी सावर, और कर्नाटका में मैंगो सावर कहते हैं। अभी तक तो हमें मानसून के बारे में जो है एक धारणा समझ ली कि मानसून क्या होता है, किस प्रकार से भारत में आता है, और कहाँ कहाँ कितनी बारिश कराता है, क्यों बारिश कराता है, और क्या वजह है कि कहीं ज़्यादा बारिश और कहीं पर कम बारिश है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप पिछले के वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छा है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। पर अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं और आज का वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपके लिए उतना एडवांटेजेस नहीं होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जो है पहले पीछे के वीडियो जरूर देख लें, ठीक है। तो चलिए, आज हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि मानसून के बारे में कौन कौन से लोगों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो सबसे एक इजी सिद्धांत को हम उठाते हैं जिसको हैली ने दिया, और उसका नाम है थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ हैली। तो जहां वर्ड थर्मल आ जाता है तो वहां हम समझ लेते हैं कि कहीं ना कहीं बात टेम्परेचर से रिलेटेड है या तापमान से रिलेटेड है। टेम्परेचर रिलेटेड बात होगी या तापमान रिलेटेड, इसको कहा गया तापीय सिद्धांत, जो है हैली का तापीय सिद्धांत, ठीक है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। कब दिया हैली ने? 1686 में। 1686 में। तो कुछ चीजें हमें जान लेनी है जिससे आपको आसानी रहे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे कि अगर टेम्परेचर से रिलेटेड है तो जरूर इसमें सूर्य का कहीं ना कहीं योगदान होगा, सन का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होगा। किस प्रकार सन का कंट्रीब्यूशन है, तो जो चीज आप जानते हैं उसी को मैं दोहराता हूं, मगर जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए। अगर ये हमारी अर्थ है और अर्थ के बीचों बीच से अर्थ को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री पर क्या गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री इसी के साउथ में गुजरती है हमारी आपकी
कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। सूर्य इन्हीं के बीच में दोलन करता है, एक पेंडुलम की भांति जो है इधर से इधर टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है। इससे ऊपर सूर्य नहीं जाता है या इससे नीचे सूर्य नहीं जाता है, तो इन जगहों पर गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, लंबवत प्राप्त करते हैं, परपेंडिकुलर प्राप्त करते हैं। इसी वजह से ये क्षेत्र गर्म हो जाते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल एरियाज हैं। ठीक है, आपको ये चीजें इतनी समझ में आ गई। अब हमें ये पता है कि सूर्य लंबवत कब या परपेंडिकुलर कब कर्क रेखा पर चमकता है, तो वो है 21 जून। और कब साउथ पे या मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो 22 दिसंबर। ठीक है, तो यहां से यहां जाएगा तो एक डेट आएगी 23 सितंबर और एक डेट आएगी आपकी क्या, 21 मार्च। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसी डेट होंगी जब सूर्य किस पर, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकेगा। मुझे लगता है इतना आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है और आप ये पहले भी पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासेस में, मगर हम अभी कॉन्सेप्ट, जो लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे या जो लोग बीटेक कर रहे होंगे उन्हें नहीं समझ में आएगा, तो ये आप एक नॉर्मल चीजें समझ लीजिए। अब एक दूसरी साइंटिफिक चीज लेते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं या व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखते हैं, अर्थात एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। अर्थात यहां पे हम लिख देते हैं टेम्परेचर अगर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अर्थात तापमान अगर ज्यादा होगा तो दबाव क्या होगा, कम होगा। छोटे छोटे आपको फैक्ट अभी लिखा दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ लीजिए। फिर दोबारा क्या है, इसी का अगर टेम्परेचर क्या होगा, तापमान जो है कम होगा तो दाब क्या होगा, अधिक होगा, या प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमेशा जो विंड्स चलती हैं, पवनें चलती हैं, वो हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट के हिसाब से चलती हैं। हर चीज प्रेशर ग्रेडियंट, हर चीज एनर्जी ग्रेडियंट। प्रेशर भी क्या है, एनर्जी है, प्रेशर भी क्या है, एनर्जी है। तो कोई भी चीज का फ्लो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है। ठीक है, किसी भी चीज का हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाता है। अगर आपको आसानी से समझना है तो अगर आप कमरे में एसी लगा कर रखे हैं तो एसी वाला कमरे में ठंडी ज्यादा होगी, तो क्या होता है, जिस कमरे में ठंडक ज्यादा होगी वहां का प्रेशर ज्यादा होगा। और देखिए कहीं भी छोटा छेद होगा तो हवा वहां से निकलती है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो है, जो पवनें बहती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। दो चीजें आपको पता हो गई, हमेशा जो पवनें हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और उच्च दाब होगा तो क्या होगा, तापमान कम होगा। एसी वाला याद रखिएगा तो आपको हमेशा याद आ जाएगा कि एसी के कहीं दरवाजे से, सुराख से आपको देखते हैं कि हवा निकलती है, इसी वजह से निकलती क्योंकि बाहर का मौसम क्या होता है, गर्म होता है उच्च दाब से। और फिर तापमान क्या होगा, जो है कम होगा, निम्न होगा या लो होगा। और यहां निम्न दाब है तो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, या तापमान अधिक होगा। तो ये विंड की डायरेक्शन है, ये आपको किसकी डायरेक्शन होगी, विंड की। अब दूसरा जो कंसेप्ट हमें इससे पहले थर्मल कंसेप्ट ऑफ हेलिक्स को समझने से पहले तीसरा जो कंसेप्ट हमें दिमाग में रखना है वो है कि जो जल होता है, पानी और वाटर और वाटर, लैंड या भूमि। तो भूमि जल्दी गर्म भी होती है और जल्दी ठंडी भी हो जाती है, मगर पानी देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है।
इसका मतलब जो जल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, भूमि की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा ज्यादा होती है। इसी वजह से इसको गर्म करने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है। या जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं या अणु होते हैं आपस में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब राजस्थान में गर्मी बहुत होती है दिन के समय में, रात में मगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, मगर जितने भी समुद्र के इलाके होते हैं वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन या जो तापांतर होता है वो उतना अधिक नहीं होता है जितना आपको राजस्थान में मिल जाएगा। इसी वजह से नहीं मिलता है क्योंकि आपको समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र, आपको कभी भी आप मुंबई में जाइए या जो तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ लोग स्वेटर नहीं पहनते हैं क्योंकि वहाँ पर तापांतर नहीं होता है। चलिए अब हम देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम थर्मल कंसेप्ट ऑफ हैली पढ़ते हैं या हैली का तापीय सिद्धांत। तो हैली ने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून बेसिकली थर्मल या तापांतर की वजह से होता है, ताप के अंतर की वजह से होता है। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से उन्होंने बोला। इसके पहले हम एक मैप ड्रा कर लेते हैं। ये इंडिया है, पर आपको पता है कि इंडिया के बीचों बीच ही क्या है, इंडिया के बीचों बीच ही आपको लगभग बीचों बीच क्या है, कर्क रेखा गुजरी हुई है, कर्क रेखा। और यहां पर कहीं पर क्या है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री हमारी क्या है, विषुवत रेखा गुजरी है। अब हम पहले इन्हीं के कंसेप्ट के आधार पर हम क्या करते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून या क्या है, ग्रीष्मकालीन मानसून या हम इसको समर मानसून का अध्ययन करते हैं। समर मानसून हैली के अकॉर्डिंग, ये हैली कहते हैं 1686 में, 1686 में। ये मॉडर्न नहीं है, ये क्या है, पुराना सिद्धांत है। तो ये ग्रीष्मकालीन सिद्धांत, जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा, ये फिगर बनाना पड़ेगा, ये फिगर ड्रा आउट करना पड़ेगा, ग्रीष्मकालीन मानसून ऐसे आप बनाएंगे। पहले आप लिखेंगे कि क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ हम चीजें देख लेते हैं। 21 जून को क्या होता है, 21 जून की स्थिति में हैली ने कहा कि सूर्य, या हैली क्या ये सच है कि सूर्य क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लंबवत होता है। मतलब टेम्परेचर क्या होगा या तापमान क्या होगा, हाई होगा। 21 जून की डेट हम बता रहे हैं आपको, 21 जून की स्थिति क्या होगी, सूर्य यहां पर क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। तापमान अधिक होगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर या दाब क्या होगा आपका, कम होगा, दाब क्या होगा आपका, कम होगा। तो यहां पर टेम्परेचर हाई और प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तापमान अधिक, दाब कम। अब इस वजह से आपको पता है कि पवने, ये साउथ ईस्ट पवने चलती हैं। जब भी आप विंड्स के बारे में पढ़े होंगे तो यहां पर क्या होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस वजह से क्या होता है, डोलड्रम होता है, यहां पे गर्मी अधिक होती है तो सभी पवने यहां पर आने की कोशिश करती हैं। पर अब यहां से ज्यादा गर्मी कहां पड़ रही है, यहां से ज्यादा गर्मी कर्क रेखा पे पड़ रही है। तो ये पवने आपको पता है कोरियलिस बल के कारण या फेरेल के नियम के अनुसार जब भी इक्वेटर को या विषुवत रेखा को पार करती हैं तो अपने किस तरफ मुड़ जाती है, दाहिने। तो आप इसी एरो के डायरेक्शन में आप अपना मुंह रखिए और दाहिने की ओर मुड़ने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से ये विंड मुड़ जाएगी, ठीक है। ये विंड आ गई, ठीक है, ये विंड आ गई। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब देखिए यही विंड को तो हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट
मानसून कहते हैं, ठीक है, और यह ग्रीष्मकालीन मानसून। तो इन्होंने कहा, अभी तो मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर क्या होता है, गर्मी बहुत पड़ती है, इसी वजह से यह क्या है, जो है 0 डिग्री पर मिलने वाली जो पवने हैं, यह साउथ ईस्ट व्यापारिक पवनों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और ये पवने क्या होती हैं, जो है फेरल के नियम के अनुसार और कोरिलिस बल के कारण 0 डिग्री विषुवत रेखा को पार करके अपनी दाहिनी ओर मुड़कर साउथ वेस्ट मानसून की ओर से जो है भारत में प्रवेश करती है। ये हैली का कंसेप्ट है और बहुत हद तक सही भी है, मगर इसकी बहुत अब मॉडर्न साइंस में बताया जाएगा, या मॉडर्न जो है क्या कहते हैं कंसेप्ट आएगा, जिसके बारे में हम कल या आज ही देख लेंगे, एक वीडियो डाल दूंगा, डायनेमिक कंसेप्ट और जेट स्ट्रीम का कंसेप्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बताया, हैली ने कहा कि अब हमें, उन्होंने इस क्षेत्र को गर्म नहीं बताया, उन्होंने कहा पेशावर और बैकाल का क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है, पेशावर और बैकाल का क्षेत्र बहुत गर्म हो जाता है और कम दाब का क्षेत्र बनाता है, जिसके कारण से यह पवने इधर की ओर आकर्षित होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, यहां से हिंद महासागर से आ रही, अपने साथ आर्द्रता लेकर आ रही, ह्यूमिडिटी लेकर आ रही, टोपोग्राफी के हिसाब से बारिश कराएंगे। ये समर मानसून हो गया, और आपने इसको समझ लिया हैली के नियम के अनुसार। जब हैली के नियम पूछा जाएगा तो ये आप चित्र आप बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरा जो नियम है, मतलब दूसरा उन्होंने विंटर मानसून को जो है प्रूव करने की कोशिश की, किस हैली ने अपने हिसाब से टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जरा उसको हम एक बार देख लेते हैं, टेम्परेचर के ही अकॉर्डिंग किस तरीके से हैली ने बताया कि जो है विंटर मानसून भारत में आता है। आपको ध्यान रखना है, विंटर मानसून की वजह से केवल तमिलनाडु के क्षेत्र में ही, या ईस्टर्न कोस्ट या पूर्वी तटीय घाट पर ही वर्षा होती है। एक बार हम भारत को फिर से ड्रा कर लेते हैं। ये भारत का चित्र है, और यहीं से ही हम बीच में से क्या निकालते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हैली कहते हैं कि जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, मतलब सूर्य इस समय, अब ये बात करेंगे 22 दिसंबर की, यहां पर हम 22 दिसंबर की बात करेंगे। 22 दिसंबर पर जो सन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, सूर्य परपेंडिकुलर होगा, कहां पर, लंबवत होगा मकर रेखा पर। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में आपको पता है कि 22 दिसंबर में हमारे यहां कड़ाके की ठंड होती है। तो इन्होंने कहा बैकाल और पेशावर क्या हो जाते हैं, बहुत ही ठंडे हो जाते हैं। अगर ठंडे हो जाते हैं तो क्या होगा, मतलब कम दाब का क्षेत्र बनता है, लो प्रेशर जोन और हाई टेम्परेचर, सॉरी कम दाब का क्षेत्र, लो प्रेशर, कम तापमान का क्षेत्र। सर्दी में 22 दिसंबर को क्या होगा, कम तापमान का क्षेत्र, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर बनता है। और ये जो हिंद महासागर है, ये अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है। इसके अपेक्षाकृत ठंडा हो जाता है तो क्या होगा, विंड इसी तरफ बहेगी। आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार जो है पवने अपनी किस तरफ, दाहिनी ओर। अब आप इस एरो की तरफ अपना मुंह कीजिए और देखेंगे कि इसका दाहिनी ओर क्या है, इस तरफ। तो ये पवने किस तरफ बहेंगी, इस तरफ।
अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगी और इस तरफ बहेंगी, और बीच में कुछ क्षेत्र किसका मिलेगा, बंगाल की खाड़ी, और यहां से क्या करेंगे, कुछ आर्द्रता लेकर जो तटीय क्षेत्र होगा किसका, भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र पर क्या करेंगे, वर्षा कराएंगे। बाकी यहां से जो निकलेंगी वो क्या है, वर्षा नहीं कराएंगी, क्योंकि ये जो है इनमें आर्द्रता नहीं है। तो तमिलनाडु में अगर पूछा जाएगा कि भारत में कब वर्षा होती है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से या शीतकालीन मानसून की वजह से वर्षा होती है। तो ये हैली का सिद्धांत था। तो चित्र आपको बनाना है। अब क्या आपको लगता है कि हैली ने जितनी आसानी से इस बात को कहा है वह इतना आसान है? नहीं, इसके लिए हमें आगे डायनेमिक और जेट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ मानसून में आप फ्लोन का नियम पढ़ेंगे और फिर जेट थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये जो बात कह रही है ये कहीं ना कहीं से लैंड ब्रिज, लैंड टू सी ब्रिज के बारे में बात कर रहा है, और सी टू लैंड मतलब समुद्र से स्थल के बीच हवाओं का बहने के बारे में बात कर रहा है। समुद्र से स्थल के बीच हवाएं बह रही हैं और स्थल से समुद्र के बीच में हवाएं बह रही हैं। तो यह इतना आसान नहीं है, मगर 1600 आपको यह भी ध्यान रखना है कि उनका इतना साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कब आया, 1686 में, और आज भी वो प्रासंगिक है, रिलेवेंट है, ठीक है। मगर फिर भी हैली साहब ने जो है भारतीय मानसून की अनियमितता को वो नहीं बता पाए, ठीक है, जिसको हम आने वाली थ्योरीज में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।